मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर, अध्याय 3 आनुवांशिकी, भाग 5 संकर पूर्वज संकरण एवं मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। संकर पूर्वज या पश संकरण वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है। अर्थात जैसे कि पहली पीढ़ी का जो पौधा है वह अपने जनक यानी उसमें से दोनों भाग होते हैं, जैसे समिगुणजी लंबा या समिगुणजी बौना, यानी समिगुणजी हरा तो समिगुणजी पीला। तो इस प्रकार जो उसका जनक है उन दोनों जनकों में से किसी एक के साथ जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। उनमें से एक गुण प्रभावी होता है तो वहीं दूसरा गुण अप्रभावी होता है। तो यदि इस संकरण में F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी गुण के साथ करवाया जाता है तो वो बाह्य संकरण कहलाता है, और यदि अप्रभावी गुण के साथ करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात बाह्य संकरण वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है। वहीं परीक्षण संकरण वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। ऐसे ही अपन आगे देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर जहाँ बाह्य संकरण का एक उदाहरण दिया गया है जिसके अंतर्गत एक जनक पीढ़ी के प्रभावी गुण में दोनों ही युग्म विकल्पी समिगुणजी लंबे अर्थात कैपिटल टी व कैपिटल टी को लिया गया। इन दोनों ही कैपिटल टी का संकरण जब देखा गया तो पहले युग्मक में जनक पीढ़ी का प्रभावी गुण तो वहीं विषम गुणजी में बाह्य संकरण का F1 पीढ़ी का कैपिटल टी आने पर दोनों ही पौधे कैपिटल टी अर्थात समिगुणजी लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पहले पौधे के इसी युग्मक का संकरण दूसरे पौधे के दूसरे युग्मक के साथ करवाने पर विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पहले पौधे के दूसरे युग्मक अर्थात जनक के प्रभावी गुण का दूसरा युग्मक का संकरण विषम युग्मजी के पहले युग्मक के साथ करवाने पर समयुग्मजी लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो वहीं जनक पीढ़ी के दूसरे गुण का संकरण दूसरे विकल्प का संकरण उसके दूसरे विकल्प के साथ करवाने पर विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्राप्त बाह्य संकरण में लक्षण प्ररूप 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए, जहाँ चारों ही पौधे लंबे थे, लेकिन जिन प्ररूप के अनुसार इनमें से 50% पौधे अर्थात पहले दोनों ही पौधे ध्यान से देखें तो ये दोनों ही समयुग्मजी लंबे थे, तो वहीं 50% पीछे वाले दोनों पौधों को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों ही पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे थे। अर्थात जिन प्ररूप 50% वहीं लक्षण प्ररूप 100% प्राप्त हुआ। अर्थात F1 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप 100% व जिन प्ररूप 50% पौधे प्राप्त होते हैं जब बाह्य संकरण करवाया जाता है। वहीं F1 पीढ़ी का संकरण जब समयुग्मजी बौने पौधे अर्थात अप्रभावी गुण के साथ करवाया जाता है तो यह परीक्षण संकरण के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षण संकरण में जब अप्रभावी गुण के अर्थात जनक के अप्रभावी पहले युग्मक का संकरण F1 पीढ़ी के पहले युग्मक के साथ करवाया जाता है तो विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहले युग्मक का ही संकरण जब दूसरे पौधे के दूसरे युग्मक के साथ करवाया जाता है तो समयुग्मजी बौना पौधा प्राप्त होता है। इसी प्रकार जनक पीढ़ी के पहले युग्मक का संकरण F1 पीढ़ी के पहले युग्मक के साथ करवाया जाता है तो पौधा विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त होता है। तो वहीं
जनक पीढ़ी के दूसरे युग्मक का संकरण F1 पीढ़ी के दूसरे युग्मक के साथ करवाया जाता है तो समयुग्मजी बोना पौधा प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त पौधों में लक्षण प्ररूप 50% लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इन दोनों युग्मकों में लंबा गुण प्रभावी है, अतः लंबा गुण 50% प्राप्त हुआ व बौना गुण भी 50% प्राप्त हुआ। वहीं यदि विषम युग्मजी अर्थात जिन प्ररूप के अनुसार देखें तो ये दोनों ही विषम युग्मजी है, क्योंकि इसमें एक युग्मक लंबे का है तो एक युग्मक बौने का प्राप्त हुआ। तो वहीं दूसरे दोनों गुणों में दोनों युग्मक एक ही प्रकार के हैं, अतः समयुग्मजी बौने पौधे प्राप्त हुए। यहाँ बौनापन या लंबापन उस पौधे के प्रभावी गुण के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ बौने गुण को प्रभावी मानकर ये प्रयोग किया गया है। मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई अनेक हानिकारक व घातक जिन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जिन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अर्थात जैसे यहाँ पे कहा जा सकता है कि यदि किसी पौधे में एक ही दो विकल्प होने के कारण यदि उनमें से कोई एक विकल्प यदि हानिकारक है या उससे कोई नुकसान होता है और वह यदि अप्रभावी रह जाता है, उस स्थिति में उस दूसरे पौधे में उसका नुकसान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर यदि समझा जाए तो एक पिता जो विकलांग है, उसके विकलांग का युग्मक यदि उसके पुत्र में चला जाता है तो वह पुत्र भी विकलांग हो सकता है। लेकिन यदि पिता का विकलांगता का लक्षण पुत्र में तो गया, लेकिन माता का जो गुण है वो प्रभावी हो गया, तो पिता का विकलांगता का गुण उस बच्चे में उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित रहेगा, अर्थात बच्चा स्वस्थ प्राप्त होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। तो यहाँ पिता का हानिकारक जो जिन है वह इसमें अपने आप को अप्रभावी होने के कारण प्रकट नहीं कर पाया। इसी प्रकार हम कई पौधों में इन हानिकारक जीवों को या हानिकारक भागों को अप्रभावी कर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जिन संकल्पना की पुष्टि होती है, अर्थात मेंडल के पृथक्करण के नियम से हमें इस बात का अनुमान होता है कि किस प्रकार किसी भी पिता या पुत्र या एक ही परिवार के लोगों का डीएनए तथा आरएनए मिलान करता है, अर्थात एक दूसरे से कुछ प्रतिशत तक वह समानता प्रदर्शित करता है। इसे जिन संकल्पना के नाम से भी हम कह सकते हैं कि एक ही परिवार के कई लोगों के जो युग्मक है वो लगभग समान अर्थात कुछ प्रतिशत तक समान दिखाई देते हैं। वहीं पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये दोनों ही विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जहाँ ये दोनों युग्मकों के अलग अलग लक्षण होने के कारण एक ही भाग में विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। जैसे कि एक पौधा हाइट में लंबा है तो दूसरा पौधा बौना है। बाकी 6 गुण भले ही समान हो, लेकिन उस एक गुण की वजह से ही उसमें एक विभिन्नता दिखाई दी। वहीं दूसरे पौधे में एक पौधे की हाइट लंबी और दूसरे की बौनी, एक पौधे का रंग हरा तो दूसरे का पीला। तो इस प्रकार अलग अलग युग्मकों के कारण पौधे में अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और इसी कारण हर आने वाली पीढ़ी में एक विभिन्नता प्रदर्शित होती है, एक विभिन्नता दिखाई देती है। इसी कारण एक ही माता पिता की सभी संतानें एक जैसी दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनमें अलग अलग युग्मकों में से अलग अलग भाग प्रभावी व अलग अलग भाग ही अप्रभावी हो जाते हैं। अर्थात पहले पुत्र में जो गुण प्रभावी हुए वो दूसरे में प्रभावी हो ये जरूरी नहीं है। इस कारण उसके प्रत्येक पुत्र में एक विभिन्नता प्रदर्शित होती है। मेंडल के नियमों से संकर संतति में नए लक्षणों का विकास के बारे में पता किया जा सकता है। जैसे कि एक पिता व माता दोनों ही हाइट में लंबे हैं, लेकिन यदि उनका पुत्र बौना प्राप्त होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि माता या पिता के जो जनक हैं, अर्थात
जनक पीढ़ी की भी जनक पीढ़ी में यदि उन दोनों में से किसी एक का बोनापन गुण यदि उसके पिता या पुत्र में, माता में उपस्थित था, लेकिन वह अप्रभावी होने के कारण दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके पुत्र में आते ही वह प्रभावी हो गया, अर्थात संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में भी हमें पता चल सकता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। जहाँ हम देखते हैं कि भारत जैसे देशों में जहाँ अलग अलग प्रकार की किस्में की खेती की जा सकती है, तो राजस्थान के गेहूँ जो कम पानी में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं, ये अधिक धूप सहन करने की क्षमता रखते हैं। वहीं पंजाब के अंतर्गत लगने वाली फसल में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो यदि राजस्थान के गेहूं का संकरण पंजाब के गेहूं के साथ करवा दिया जाए, तो उसके पानी के गुण में राजस्थान के गुण को प्रभावी कर उस पौधे में पानी की उपयोगिता को कम कर, अर्थात कम पानी में ही पौधे की बढ़त को बनाया जा सकता है, जिससे उस पौधे का अनुपयोगी लक्षण अर्थात अधिक पानी खर्च करना, वहीं हमारे लिए उपयोगी कम पानी खर्च करने वाला गुण उस पौधे में रूपांतरित यानी उसमें दिया जा सकता है। और इसी प्रकार अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधों में जो गुणवत्ता पाई जाती है, उन गुणवत्ताओं को एक ही पौधे में सम्मिलित किया जा सकता है। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाली फसलें की पौधों की किस्मों को भी विकसित किया जा सकता है। मेंडल के इसी नियमों के अनुसार हम अलग अलग पौधों के कई गुणों को सम्मिलित कर उस पौधे को कई प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। अर्थात जैसे किसी एक पौधे में एड्स विरोधी गुण पाए जाते हैं, तो दूसरे पौधे में तंबाकू अर्थात कैक्टस के विरोधी गुण पाए जाते हैं, तो उन दोनों पौधों में संकरण करवा के उन दोनों ही गुणों को एक ही पौधे में मिला दिया जाए या संकरण करवा दिया जाए, तो होने वाले पौधे में दोनों ही बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। वहीं मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननी की मेंडल के नियमों पर ही आधारित है, अर्थात मानव जाति के शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं के सुधार, उनके बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा है, वह भी मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। आज का गृह कार्य। धन्यवाद।